अच्छा आदिल, मैं ना अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, क्योंकि सच्ची बात है मैं ऐसे ही मजाक उड़ा रहा था, बट मुझे लग रहा है कि पीटीए टैक्स वाकई ख़त्म हो रहा है। यार एक तो ये जो बात चलती है ना हर वीकेंड यार पे। मुझे अब लगने मुझे लग गया कि मतलब इतनी हम लोगों को समझा समझा थक गए, बट अब मुझे भी डर लग रहा है कि यार मैं इंस्टा पे रील्स देख देख के तंग आ गया हूँ। एक बंदा करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ओ पीटीए का टैक्स खत्म हो रहा है, पीटीए का टैक्स खत्म हो रहा है। अली कासिम गिलानी की हो रही है जी पॉडकास्ट, उसमें वो कह रहा है मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और साथ फरमा रहे हैं कि जी पीटीए का जो टैक्स है, भाई पीटीए का टैक्स ही नहीं है, आपको ये भी नहीं पता। एफबीआर का है। आपको अभी जाके वो अभी कमेटी की कल मीटिंग हुई है जिसपे एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे के बड़ा कुछ हो जाएगा, चेयरमैन एफबीआर वहाँ पे आई नहीं है। पीटीए विल से थैंक यू टू यू। जी उस जी, चेयरमैन एफबीआर वहाँ पे आए ही नहीं है और उस जो कमेटी की मीटिंग हुई है। और उस आर्टिकल में, उस पीआर में खुद लिखा हुआ है कि पीटीए टैक्स पीटीए का खाता नहीं है, एफबीआर का है। तो क्लैरिफाई किया तो हुआ है उसके अंदर भी। मुझे लगता है पीटीए को ना आदिल को थैंक यू बोलना चाहिए। आदिल सब पहले दिन से बोल रहा है यार लेकिन इनको तो पता होना चाहिए ना, आप हमारे लिए लॉज बनाने जाते हो, आपको ये भी नहीं पता कि कौन क्या काम करता है। लेकिन यार ये डिजिटल ये मीडिया लोग की क्या खत्म जिम्मेदारी नहीं होनी कराएंगे? चाहिए, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। जितने भी जर्नलिस्ट हैं बार बार पीटीए टैक्स कर रहे हैं। हाँ, ये जो पीटीए टैक्स है ना, ये असल में पीटीए का टैक्स जो नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है आदिल कन्विंस हो गया कि पीटीए टैक्स खत्म हो रहा है। सॉरी। अब उस मीटिंग में कोई भी बात नहीं हो सकी। हाँ। मीटिंग हुई है, मुलतवी हो गई है 9 दिसंबर तक, और अब पता नहीं अगली दफ़ा भी क्या बात अच्छा, और होती है उससे क्या भी नहीं होती। मीटिंग में कुछ कंक्लूसिव हुआ तो नहीं है। मीटिंग में कुछ हो ही नहीं सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा तजावीज़ पेश कर सकते हैं। और जाके उसने कंप्लेन किया बस कि हाँ। यार ये एंड इम्पोर्ट। पे फाइनेंस मिनिस्ट्री, चेयरमैन एफबीआर, आईएमएफ, ये सारे इन्वॉल्व होंगे तो फिर कोई टैक्स निकल सकता है इसमें से। लेकिन जो ज़्यादा तशवीशनाक बात है ना, वो ये है कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं, जिनके पास लगेज में फ़ोन होता है, चाहे एक भी फ़ोन हो, बॉक्स पैक्ड फ़ोन हो, वो भी एयरपोर्ट पे उनसे छीन लिया जाता है। व्हिच इज इनसेन। एक यार फ़ोन उनसे छीन के उनसे कहते हैं जी आप टैक्स जमा कराओगे तो तब आप एयरपोर्ट से फ़ोन लेके जा सकते हो। नहीं, मुझे एक बात बताओ, एक फ़ोन कैसे? एक फ़ोन का तो वो वैसे भी मार्जिन देखिए होता है कि ये अगर किसी का वीज़ा ही 10-15 दिनों का है तो वो उसमें पीटीए वैसे ही भी आपका वो फ़ोन वो सेलुलर ही रहता है। हाँ, जिस तरह कोई भी आया और 4 मंथ्स पहले 4 मंथ्स था, अब कितना, अब कम हुआ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली चीज़ तो है ही नहीं ना। हाँ। वो नहीं है जो लोग पक्के बाहर रहते हैं, लेकिन उनके यूज़ में तो फ़ोन नहीं है ना, बॉक्स पैक फ़ोन है। अच्छा, 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 लगेज अच्छा, में अच्छा, 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 अच्छा। लगेज में कोई बंदा फ़ोन लेके आ रहा है, उसका फ़ोन इन्होंने अभी आजकल यही स्टार्ट कर दिया एयरपोर्ट्स पे। वो फ़ोन पकड़ लेते हैं उनका और कहते हैं जी आप टैक्स पे करोगे तो तब आपको जाने देंगे। अब इसका क्या मकसद है और क्या, इस पे किसी को बात करनी चाहिए कि लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है खामखा। मुझे बताओ वहाँ ये खड़े-खड़े एयरपोर्ट पे कैसे किसी पीटीए के टैक्स भर देंगे? हम्म? सो कॉल्ड जो भी टैक्स है फ़ोन का, वो कैसे भर देंगे वहाँ खड़े हुए? वहाँ खड़े हुए वैसे तो काउंटर्स वगैरह होते हैं, लेकिन हर टाइम पे नहीं होते। और वहाँ पे टैक्स नहीं पर अभी जब किसी के साथ ये मसला हुआ है, तो मुझे जब किसी ने बताया, वो इस तरह हुआ था कि उनको फ़ोन उन्होंने रख लिया, ये गए हैं जी मतलब घर जाके जो भी है उनके पास IMEI नंबर था, उन्होंने पेमेंट किया, उसके बाद दोबारा एयरपोर्ट आके उन्होंने रिसीव किया फ़ोन, बहुत बॉक्स आला। पैक फ़ोन। तो इस पे किसी को बात करनी चाहिए कि बाहर से जो बंदे फ़ोन ला रहे हैं, जब तक वो पीटीए अप्रूव ज़बरदस्ती तो आप नहीं करवा सकते ना। ये कोई लॉ अब तो नहीं है। मैंने अगर अपने फ़ोन में सिम नहीं डालनी, मैंने सिम के लिए नहीं यूज़ करना, आप क्यों मुझे किस तरह इन्फोर्स कर सकते हो कि मैं उसको पीटीए अप्रूव करवाऊँ? और पीटीए अप्रूवल है, कोई लॉ थोड़ी है कि आओगे नहीं करोगे हाँ, तो अनलॉफुल हो जाओगे। नहीं, वो मेरे लिए है कि अगर मैंने सिम यूज़ करनी है तो मैं पीटीए का टैक्स आपको दूँ। याद है एक दफ़ा ऐसा ही एक लॉ था, लेकिन अगेन उसकी रेगुलेशन में मैं ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि इम्प्लीमेंट करें हम विदाउट पीटीए ना यूज़ करें फ़ोन। जी जी तो जिस तरह याद है आपको, एक दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न का एक टैक्स होता था, टीवी का टैक्स। जी, तो कोई नहीं कहता था, पीटीवी का हर टैक्स। कोई कहता था हम तो टीवी यूज़ ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, बिल में डाल के दे दिया कि अब तो वैसे भी जो यूज़ करे ना करे वो आएगा ही आएगा। पता है ना इस बात जी का? जी, तो अब आप खुद तो सोचो। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हम्म, अब ये पीटीए का जो टैक्स है, हम्म, अब फ़ोन देखें कि 4-4 5-5 साल पुराने फ़ोन हैं, हम्म। उनकी कस्टम्स वैल्यू किसने रीएवैल्यूएट करनी है? हाँ, अगर पूछना है किसी ने तो ये पूछे। अब अली कासिम गिलानी ने ये बात की कि जी आईफोन 12 पे 75,000 टैक्स है अभी भी। उनकी बात वैलिड है, लेकिन बात पूछने वाली ये है कि ये अभी 75,000 अभी तक है क्यों? इतने साल पुराना फ़ोन है, वो डिवैल्यू होके उसकी वैल्यू $100 या $150 के करीब बन चुकी है। मुझे तो लग रहा है कुछ फ़ोन उस पे तो कोई 10,000 12,000 टैक्स बनता है। 75 क्यों लग रहा है? हाँ, असल तो इनकी सुस्ती है ना कि ये लिस्ट ही नहीं अपडेट कर रहे। जब आप लिस्ट ही नहीं अपडेट करोगे, फ़ोन की वैल्यू ही गलत लगाओगे, और ऊपर से इनके पास अभी तक जो वो वैल्यूएशन का सिस्टम है वो $500 तक जाता है। $500 से ऊपर प्रीमियम डिवाइसेस हैं।
अब $500 पे प्रीमियम वाला ज़माना तो गुजर चुका है, इन्फ्लेशन भी कोई चीज़ होती है। एसेंशियली बस पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, और आपने बस 8 साल कोई पहले एक सिस्टम बनाया है, हाँ, उसमें चेंजेस तो लाओ ना। $500 है, अब उसको चेंज करो, 750 कर दो, 800 कर दो, 1000 कर दो, कि फ्लैगशिप डिवाइसेस जहाँ से स्टार्ट होती हैं। हाँ, अब तो मिड रेंज डिवाइसेस या अपर मिड रेंज डिवाइसेस इस प्राइस में आती हैं। हाँ, पहले 500 पे फ्लैगशिप मतलब आती थी। फ़ोन की वैल्यू 10 से साल ज़्यादा पहले। टैक्स क्यों है भाई? मेक्स नो सेंस। यस। और एक और बिल्कुल। बात है इसमें, और हाँ बोलो। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ फ़ोन्स तो ऐसे भी मैंने सुने कि उनका ना पीटीए यूज़ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका पीटीए ज़्यादा है और उनकी अपनी वैल्यू कम हो चुकी है, मतलब हाँ। उनके पैसे ही कम हो चुके हैं। बिल्कुल यही तो केस है हम्म। कि फ़ोन्स की अपनी वैल्यू कम हो चुकी है। शायद मेरा फ़ोन भी उनमें से एक होगा जिसकी अपनी वैल्यू कम है और उस पर टैक्स अभी भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको कोई एयरपोर्ट पर रोक के आपसे ज़बरदस्ती कोई आपका पैक्ड फ़ोन लेने की कोशिश करे, स्ट्रेट अप बुलिंग, इट्स नॉट अ लॉ, या आपको कोई नहीं कह हाँ। सकता इस तरह, तो आप उनसे, आपके आप- पास हक है कि आप उनसे लड़ जी। सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग करें, आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, आप उसकी कंप्लेंट करें। इट इज़ नॉट लीगल कि आपको कोई इन्फोर्स करे कि आप पीटीए अप्रूव कराएं। और ख़ासतौर पे जब कोई बंदा किसी को गिफ्ट कर रहा होता है, हाँ, पैक रखा हुआ है किसी ने कोई डिवाइस, तो उसका मकसद तो यही है ना कि वो किसी को गिफ्ट कर रहा है, तो उस पर वो पीटीए टैक्स क्यों देना चाहेगा? हाँ, एक तो आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, उसको पीटीए अप्रूव करके भी दो। सही। फजूल चीज़ है और फजूल हरकत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा चलें, इसके अलावा ना एक और भी मिसकंसेप्शन आदिल मैं चाह रहा हूँ आज आप दूर कर दें, चलें टेक न्यूज़ की जहाँ ये चल पड़ी ये चीज़ें। तो वो ये है कि आदिल, मैंने सुना है कि कुछ इंटरनेशनल फ़ोन्स में, कुछ लोकल फ़ोन्स में, ओवरऑल लाइक इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी ब्रांड, बट मैंने सुना है कि आपको स्पेसिफिकली ये बोलने की जरूरत नहीं थी, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू एनी ब्रांड। यार नहीं ना, समझा करो। तो उसकी वजह ये है कि यार मैंने सुना है कि देर आर सो मैनी फ़ोन्स जो कह रहे हैं कि हम ना उनके पास एआई फीचर यूज़ कर रहे हैं फॉर सिग्नल बूस्टिंग। ओह, ये तुमने दिखाया था मुझे। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं ना पहले आदिल की ब्रांड नेम बोले हाँ, फिर। हाँ, हाँ, समझ रहे हो यार, क्या? हाँ, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बड़े बड़े इधर हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के साथ, जिनको कख नहीं पता इसके बारे में। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपको सिग्नल बूस्ट करके दे देगी। जहाँ पे किसी के सिग्नल नहीं आते वहाँ पे इसके सिग्नल आ जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, असल में होता क्या है, ये जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की हैं, ये कह सकते हो आप सॉफ्टवेयर लेवल या किसी हद तक चिप लेवल इम्प्रूवमेंट्स हैं। मसलन कई मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक अलग चिप लगाते हैं नेटवर्क मैनेज करने के लिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि दो सेगमेंट्स होते हैं ना आपके कनेक्टिविटी के, एक वाईफाई होता है, एक सिग्नल होता है। तो हम सिग्नल की पहले बात करते हैं। अब किसी फ़ोन मैन्युफैक्चरर ने, आपने सुना होगा डेथ ग्रिप का, हाँ, डेथ ग्रिप का सुना है ना, फ़ोन आप किसी तरह पकड़ते हो एक सर्टन तरीके से और उसके सिग्नल कम हो जाते क्योंकि हैं एंटीना या ब्लॉक ख़त्म हो जाता जाते हैं। बिल्कुल, एंटीना ब्लॉक हो जाता है। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने ये करना शुरू कर दिया जो सिग्नल पे फोकस करते हैं, कि उन्होंने मल्टीपल एंटीनाज फ़ोन में लगाना शुरू कर दिए। तो आप जिस तरह मर्जी फ़ोन पकड़ो, सिग्नल फिर भी फुल आते रहते हैं। वो फुल तब आते हैं कि अगर आपको फुल रिसीव हो रहे हैं, वो सिग्नल को बूस्ट नहीं करता। अगर कहीं पे ज़ीरो सिग्नल है, वो सिग्नल इंक्रीज़ नहीं करता। दूसरी चीज़ वो ये करते हैं, वो एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसको आप ये कहते असल हो बात। पोलिंग, जिसको आप कहते हो पोलिंग। हाँ, मेरा फ़र्ज़ करें फ़ोन है, वो अगर डिसकनेक्ट होता है तो वो 30 सेकंड के बाद दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा नेटवर्क के साथ। उन्होंने इसको चेंज कर दिया है और वो अब हर सेकंड बाद चेक इट्स कर मोर रहा होगा। एफिशिएंट, या इट्स मोर बैटरी कंज्यूमिंग। तो आपके पास जब बड़ी बैटरी होगी तब ये कर सकते हो आप। इस वजह से ये, वरना तो सारे कर लेते हैं ना, इसमें आपकी बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है और वो बार बार चेक करता रहता है। जैसे ही उसको कोई थोड़ा सा भी सिग्नल रिसीव होता है ना, वो जितना डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है वो कर देता है। तो एसेंशियली अगर आपको ये रील्स अगर सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं कि जी ये चिप और ये टेक्नोलॉजी आपके सिग्नल बूस्ट कर देगी, हाँ। पता है सिग्नल बूस्ट नहीं होता। ये नहीं होगा कि आप कहीं खड़े हैं एकदम कोई रिमोट जगह में सिग्नल नहीं आ रहा एकदम आ जाएंगे, ये नहीं होगा। एट बेस्ट ये होगा कि अगर बुरे सिग्नल है ना, मे बी इट वर्क स्लाइटली बेटर, मोर एफिशिएंटली। हाँ, Maybe. इसमें ये है कि अब कई मैन्युफैक्चरर है वो क्लेम कर रहे हैं जी कॉल ड्रॉप्स कम हो जाती हैं। क्यों कॉल ड्रॉप्स कम होती हैं? जब आपका एक सर्टेन टाइम के लिए सिग्नल नहीं आता ना, कॉल में आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कॉल ड्रॉप हो जाती है। अब जब कोई मैन्युफैक्चरर बार बार पोल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बार बार चेक कर रहा है सिग्नल के लिए। जैसे ही उसको थोड़ा सा भी सिग्नल मिलेगा, आपकी आवाज़ या चली जाएगी या आ जाएगी, चाहे आपकी पूरी कन्वर्सेशन ना जा सके, इस तरह की आवाज़ें तो ये टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली हाउ गेम कनेक्शन और वर्क, कॉल ड्रॉप नहीं होगी। हाँ। अच्छा, इट डजंट मीन कि आपको पूरा वक्त आवाज़ आती रहेगी सही तरह। लेट्स प्ले अ डेविल्स एडवोकेट। मुझे बताओ कि यही तो एआई फीचर नहीं हुआ फिर? क्या ये एक कह सकते हो मार्केटिंग गिमिक है।
मतलब इट डज डू समथिंग बट इट्स एग्जैजरेटेड। चलो कुछ ना मतलब कुछ इट वुड मेक सेंस कि अगर आपके पास फ़ोन में बड़ी बैटरी है, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसमें आप ये वाला फीचर डालते हो तो बस फिर अल्लाह हाफिज़, आपकी बैटरी शुरू होने से पहले ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी वीक सिग्नल वाले एरिया में जाते हो ना, फ़ोन की बैटरी कम होना शुरू हो जाती है, तेज़ी से कम होती है। उसकी वजह होती है उस वक्त जो फ़ोन का रिसीवर होता है ना, वो जितनी इसकी मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट होती है, क्योंकि ये जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल एब्जॉर्प्शन रेशो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है इंटरनेशनल, उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इससे ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता फ़ोन। मतलब बॉडी को एब्जॉर्ब, बॉडी के साथ होता है ना, तो वो एब्जॉर्ब करती है बॉडी, तो एक लिमिट उन्होंने रखी हुई है, इससे ज़्यादा आप बूस्ट नहीं कर सकते। तो वो उस लिमिट से ज़्यादा कभी भी फ़ोन नहीं जाएगा। और हर मैन्युफैक्चरर को अपनी वो लिमिट बतानी पड़ती है, और वो यूएस में भी अप्रूव होती है, वो यूरोप में भी अप्रूव होती है, वो एशियन मुल्कों में भी अप्रूव होती है, वो चाइना में भी अप्रूव होती है। उससे आप ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये यूं हो सकता है कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है उसको इनेबल कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, जब फुल सिग्नल होता है ना, तो इसका जो रिसीवर है वो कम वोल्ट करंट ले रहा होगा, कम बिजली ले रहा होगा, और जैसे ही आपके सिग्नल कम हो जाएंगे, ये अपनी मैक्सिमम पावर पे चला जाएगा जितना ये जा सकता है। चाहे वो आपका वो कोई और फ़ोन हो जिसमें AI बूस्टर लगा हुआ है, चाहे कोई आपका नॉर्मल फ़ोन हो, उसमें जितनी उसकी नॉर्मल लिमिट है उतने पे ही वो जा सकता है। और वो लिमिट हद से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो हेल्थ हज़ार्ड बन जाता है और वो अलाउड ही नहीं है फ़ोन्स को। तो इस वजह से वो कोई जादुई तरीके से फ़ोन बेहतर नहीं हो जाएगा। बस यही होता है कि सिग्नल्स, उसके एंटेनास कितने अच्छे हैं, कितने डिफरेंट डायरेक्शन में लगे हुए, ये एक अच्छी हार्डवेयर इंप्रूवमेंट है, जिसमें आपको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े से पैसे लगते हैं, लेकिन वो एक डेथ ग्रिप का सोल्यूशन है, वो कोई सिग्नल बूस्ट नहीं करता। समझ गया मैं। चलो ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है। सेकेंडली मुझे ये बताओ कि यार ये बात हो ही रही है PTA की भी, सिग्नल्स की भी, तो ये PTCL और टेलीनॉर की क्या न्यूज़ है हमारे पास आज? उसकी न्यूज़ ये है कि आखिरकार ये अप्रूव हो गया। ये बस जी, क्या कंडीशनल कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन अप्रूव कर दिया। 25 तो अब आपको अनकरीब जो है नज़र आना शुरू हो जाएंगे, मर्ज मुझे अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। टेलीनॉर क्लेम कर रहा है कि हमारे सिग्नल्स अब पहले से बेहतर हैं, और इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं, बिलबोर्ड्स वगैरह लगे हुए। अच्छा, नहीं तो व्हाट डू यू थिंक, ये ब्रांड नेम यही रहेगा या कोई और हो जाएगा? जो उस दिन तुम कहे थे इनिशियली तो देखे ना, ब्रांड यूनॉर और टेलीफोन, इनिशियली ब्रांड नेम सेम ही रहता है। जब जैज़ वारिद का मर्जर हुआ था, वारिद था, जैज़ था, फिर उसका नाम जैज़ वारिद हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सिर्फ जैज़ कर दिया। इंटरनल जो कंपनी का नाम है ना, वो मर्ज को होगा, लेकिन जो ब्रांड्स जो लोगों को मर्ज को हर मर्ज कोई भी कंपनी को बोलते होते हैं। हाँ, मर्ज कंपनी, लेकिन वो ब्रांडिंग में वो नहीं यूज़ करेंगे उसको। ब्रांडिंग में वही लगेगा। ब्रांडिंग में PTCL ज़ाहिर अब एक ओनर बन जाएगा ना उसका। तो टेक्निकली तो PTCL ओनर होगा, जिस तरह जैज़ का पहले कहते थे जो ओरसकॉम ओनर है, या जोंग का पहले पाकिस्तान टेलीकॉम ओनर होता था, चाइना टेलीकॉम है। तो वो ओनर का नाम होना तो लाजमी नहीं है, जो ब्रांड का नाम है वही यूज़ होगा। एसेंशियली PTCL adopted a new child। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि चलो ये तो हो गई। उसके आज ना मेरा किसी न किसी की बेइज्जती करने का दिल कर रहा है, और पहले हम 2-3 टॉपिक्स पे बेइज्जती कर चुके हो। आज हमारी बेइज्जती पॉडकास्ट है। इट्स नॉट टेक पॉडकास्ट। आज एक और बेइज्जती करने का दिल कर रहा है। बता। SSD महंगी पे महंगी हुई जा रही है माशाल्लाह। ओ सॉरी, लानत। ट्रांसेंड का आपको पता है ना? हाँ यार, कितना यार सस्ता एक मैन्युफैक्चरर है, SSDs वगैरह और ये सारी सस्ता मैन्यू। उनके साथ क्या हुआ है, सैमसंग और सैंडिस्क ने उनको अक्टूबर में शिपमेंट ही नहीं भेजी नैंड की कि भाई हमारे अपना पूरा नहीं हो रहा है, तुम किधर से आए? यार एक बात बताओ, मुझे क्यों डर लग रहा है, ये वो जो पाकिस्तान में नहीं होता, जिस तरह कभी कभी कोई चीज़ वो एकदम से किसी चीज़ की किल्लत होती है तो सारे भाग पड़ते हैं खरीदने, जैसे मास्क। वही हो रहा है। जैसे मास्क, जब प्राइसेस इंक्रीज होना नहीं शुरू हुई थी, यानी अक्टूबर के स्टार्ट में, उस टाइम से इन्होंने शिपमेंट नहीं भेजी हुई। अच्छा, तो मतलब इन्होंने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि ये होने लगा है। इन्होंने सबसे पहले ट्रांसलेट को कुर्बानी का बकरा बनाया, और उनको 2 महीने से कोई शिपमेंट नहीं गई, और अभी अगली वाली जो उनकी है वो भी कैंसिल कर दी है। पूरा क्वार्टर ट्रांसलेट खाली बैठा है। अब ट्रांसलेट की सबसे पहले शॉर्टेज आएगी, और उसके बाद फिर बाकियों की भी आना शुरू हो जाएगी। तो नहीं, मुझे एक बात बताओ, जिस तरह तुम लोगों ने 1 महीना पहले ही कह दिया था कि यार अभी रैम्स ऊपर जाएंगी और शॉर्टेज होगी ड्यू टू नैंड, जो आपने पहले भी बात की थी। उसके बाद जब मैंने आपसे कल परसों पूछा कि उसके बाद किसका नंबर है, तुम लोगों ने कहा SSDs का नंबर है। तो यार ये परेशानी नहीं है, अब अगले साल क्या करेंगे हम?
मुझे तो हो रही है। So here's the thing we should talk about. What's the alternative? SSD का तो है ना, चलो सारी महंगी हो रही है, नहीं ले सकते अभी। या तो HDDs ले लें या SSHDs ले लें या used RAM ले लें किसी और से। solution. That's not a Used RAM solution. की भी Used RAM की भी तो prices It's ऊपर not a जाएगी। solution, it's a workaround. और जो सबसे बड़ा मसला है ना कि आपको SSDs वगैरह क्यों ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि लोगों को चाहिए। क्यों ज़्यादा fast चाहिए? गेम्स इंस्टॉल करते हैं ना, गेम्स इंस्टॉल करते हैं। हमारे 150 GB की GTA 4 सॉरी GTA 5, 150 GB की वो गेम, 150 GB की वो गेम। आपको पता है क्यों है गेमों का साइज इतना ज़्यादा? क्यों? इस वजह से नहीं कि ग्राफिक्स को टॉप नॉच है, हाँ। इस वजह से कि लेजी डेवलपमेंट है। Yes. अच्छा। Call of Duty का पता है आपको? हाँ। उसके फाइल साइज पता है क्यों इतने बड़े हैं? क्योंकि एक ही एसेट के मल्टीपल डुप्लीकेट फाइल्स हैं। अब जैसे एक गन है AK-47, उसके 4 कॉपीज क्यों हैं भाई? ठीक है मल्टीप्लेयर है, सिंगल प्लेयर अलग है, और कैंपेन सब कुछ अलग है, लेकिन यू डोंट नीड टू हैव दिस मेनी फाइल्स फॉर वन एसेट। अच्छा, डुप्लीकेशन तो एक चीज़ है ना, दूसरी चीज़ है मीडिया फाइल्स जो होती हैं इनमें, म्यूज़िक, मतलब गाने वगैरह तो हर किसी में होते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं, बोलने आवाज़ें होती हैं, कन्वर्सेशंस। बहुत सारी गेम्स हैं वो जो होते हैं ना इन कट सीन्स, वो गेम के ग्राफिक्स में बना देते हैं, लेकिन जो नहीं बनाते तो वो जो वीडियोस होती हैं वो भी प्री रिकॉर्डेड होती हैं। ये सारी की सारी गेम की डायरेक्टरी में सेव होती हैं और वो इतनी सारी जगह ले रही होती हैं। और यहाँ पे काम चोरी आती है कि एक तो उन्होंने अपने प्रोप्राइटरी यूज़ किए होते हैं फॉर्मेट्स, और दूसरा वो उसको कंप्रेस ही नहीं करते। एक और इशू भी है, सिर्फ ये लेजी डेवलपमेंट का नहीं है कि जो डेवलपर्स के जो ऊपर बैठे होते हैं ना, मैनेजमेंट वगैरह, उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस दी होती हैं इनको कि नहीं इस टाइम तक करो, तो वो उनको वर्क अराउंड ढूंढते हैं। अगर ये बात होती ना तो कोई तो डेवलपर्स होते हैं ना जो बना रहे होते, जो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे होते। अब क्रिकेट की एक गेम है, बाय द वे क्रिकेट 26 की एक गेम आई हुई है अभी रिसेंटली, एशेस के वक्त आई थी। हाउ गुड इज इट? इट्स स्लाइटली बेटर। और उसके कोई अन्य वहाँ ग्राफिक्स नहीं है, कोई ओपन वर्ल्ड तो है नहीं वो। क्रिकेट में क्या ओपन वर्ल्ड खेलोगे? हाँ, और स्लाइटली मतलब वो माइनर इंप्रूवमेंट्स हैं ग्राफिक्स। कोई आइडिया कितने जीबी? 90 भाई 90 इज गुड दीस डेज। अच्छा, 2 साल मुझे पहले तो ये भी ज्यादा लग रही है। 2 साल पहले वाली शायद कुछ 14 GB की थी। मेक्स नो सेंस ना। अब एक कंपनी है हेलडाइवर्स 2, उनको पता नहीं किस तरह ख्याल आ गया उनकी गेम हेलडाइवर्स 2। जी सॉरी, मैंने क्या बोला? आपने कंपनी बोल दिया उसको। हाँ, आप ज्यादा इमोशनल हो। बंजी ने बनाई है जिसने डेस्टिनी बनाई थी। सही है। हेलडाइवर्स 2 जो है उनका गेम का साइज था 154 GB। उन्होंने उसको कंप्रेस किया है और वो 23 GB गेम बन गई है। आई हैव अ क्वेश्चन। 130 GB सेव कर दिए उन्होंने यूजर्स के विदाउट एनी परफॉर्मेंस डिप। वो अच्छा, उनसे लोगों ने पहले कहा था, मैं क्वेश्चन याद रखना भूलना नहीं, उनसे लोगों ने भूल जाओ, उनसे लोगों ने पूछा था कि आप मतलब गेम का साइज इतना ज़्यादा है, कम क्यों नहीं करते, डुप्लीकेशन है ये वो। उन्होंने कहा, पहले वो कहते थे कि इसकी वजह से 10 टाइम्स तक का जो है वो ड्रॉप आ सकता है एसेट लोडिंग में। अब जब ये साइज़ उन्होंने छोटा कर दिया तो उन्होंने ख़ुद से एक्सप्लेन किया कि असल में वो बात ये थी कि इंडस्ट्री नंबर्स थे वो हम कोट करते थे, और वो थे कि 5 टाइम्स तक का डिप आ सकता है, तो हमने खुद टेस्ट नहीं किया था। अच्छा। और अब हमने जब उस पर फिर हमने थोड़ा सा ना अननोन्स के लिए मार्जिन रखा था, उसको हमने 5x की जगह 10x बोल दिया था। लो, अब उस 5x वाले ने पहले ही मार्जिन रखे होंगे पता नहीं कितने। खैर, इन्होंने अभी जब कंप्रेस किया है और देखा है तो जो अजम्पशन थी ना कि HDDs हार्ड डिस्क जो नॉर्मल होती हैं, SSDs की बात नहीं कर रहे, फिर उस पर गेम प्ले स्लो हो जाता है, तो उसके लिए ये डुप्लीकेशन करते हैं। पहली बात तो आप इंस्टॉलेशन के स्टेज पे ही ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो कि अगर किसी के पास SSD है तो ये वर्जन इंस्टॉल हो, अगर किसी के पास HDD है तो ये वर्जन इंस्टॉल हो। अब इन्होंने देखा कि इनके पास सिर्फ 11% हैं HDD वाले यूज़र, जिनके लिए इन्होंने गेम का इतना बड़ा साइज़ बनाया हुआ था। इन्होंने छोटा कर दिया। अब छोटा किया, गेम परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है HDD यूज़र्स के लिए। मतलब लोडिंग स्क्रीन्स उतनी की उतनी है या तेज़ हुई हैं? हाँ, या तेज़ हो गई कुछ सेकंड। अच्छा जी, दैट्स गुड। और दैट्स गुड। इन्होंने वो प्लेस्टेशन की जो प्लेस्टेशन के पोर्ट बनाती है कंपनी निक्सस सॉफ्टवेयर, उनके साथ काम किया। और दैट इज अ ह्यूज साइज डिफरेंस है ना, 130 GB। हाँ, अच्छा, जो मेरा सवाल था, अगर ये जो कंप्रेस किए हैं ये इंस्टॉल्ड फाइल कंप्रेस्ड हुई हैं या इंस्टॉल से पहले प्री पैकेज होता है? ये इंस्टॉल्ड फाइल्स हैं। अच्छा, तो ये डाउनलोड साइज डुप्लीकेशन थी ना, डुप्लीकेशन खत्म कर दिया उन्होंने। तो डाउनलोड साइज भी छोटा है ना? हाँ, डाउनलोड साइज। तो डाउनलोड जब हो जाती है तो इंस्टॉल करने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है? नहीं, कम लगता। ओके, ये पूछना था। पहले से भी कम टाइम लगता,
क्योंकि वो डुप्लीकेट फाइल्स नहीं कॉपी होती है, वो एक ही दफ़ा होती है और बस खत्म। अच्छा, गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर SSDs और रैम्स इतनी महंगी होती हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ गेमर्स, वीडियो एडिटर्स एंड एवरीवन यार? यही ना, अब मतलब लोग थे प्लेस्टेशन पे आपको टेराबाइट से ऊपर ऑप्शन नहीं मिलती, एक्सबॉक्स पे टेराबाइट से ऊपर ऑप्शन नहीं मिलती, आपने एक्सटर्नल SSDs लगानी होती हैं खेलने के लिए। जब प्राइसेस इतनी ऊपर होंगी लोग किस तरह मैनेज करेंगे? अच्छा, मुझे गेम साइज छोटे करो भाई। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है? चलो अगर मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए शायद वो बियर कर लें, लेकिन जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, हम लोग सारे जो बिल्कुल जो सिंगुलर यूजर्स हैं पूरी दुनिया में, वो क्या करेंगे? You will essentially get the short end of the stick, brother. हाँ, फोन्स महंगे, लैपटॉप महंगे, PCs महंगे, और क्या चीज़ है भाई? जिस चीज़ में भी स्टोरेज है सब महंगी। हाँ, बस तैयार हो जाओ। Any NAND based memories includes RAM. अच्छा, एक बात बताओ, ऑनलाइन स्टोरेज जो ये 2 TB की गूगल की मिल रही होती है, वो भी महंगी? ये अगर ये क्लाउड स्टोरेज है, अगर ये ज़्यादा अरसा रहता है ना तो यस, बट इट विल टेक अ व्हाइल टू चेंज। और वो भी थोड़ा सा करेंगे, उन्हें पता है यूजर्स भाग जाएंगे। अच्छा, टेल मी आदिल, वन थिंग, याद है आपको एक दौर में क्रिप्टो की वजह से और कुछ वजूहात से GPUs महंगे हो गए थे और शॉर्ट हो गए थे मार्केट में, याद है? और PCs में सबसे महंगी चीज़, खैर अभी भी है, लेकिन एक टाइम पे GPUs बहुत महंगे हो गए थे। यस, तो वो कैसे नीचे आए? तो ये नहीं आ सकती चीज़ नीचे? GPUs किधर नीचे आए? इतने महंगे हैं अभी भी। हाँ, क्रिप्टो के साथ AI के लिए भी यूज़ होना शुरू हो गए थे। नहीं, अब तो उनका फोकस ही नहीं है, अब तो आपको मिलेगा नहीं GPU। लेकिन इतने हॉरेंडस प्राइस नहीं जितनी बीच में हो गई। बन रहा था पॉज पे। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह ये तलहा कह रहे हैं ना, वो यही बात है कि बीच में रिलीज हुए, कंप्लीटली ऊपर गई प्राइस, फिर थोड़ी बहुत स्टेबलाइज तो होती है ना चीज़। हाँ, क्योंकि उसकी वजह क्या थी? सप्लाई बढ़ गई थी। हाँ, सप्लाई इंक्रीज की थी उन्होंने, जब देखा कि क्रिप्टो के लिए यूज़ ज़्यादा हो रहा है, AI के लिए हो रहा है, AI की उन्होंने अलग मार्केट बना दी और इसकी अब अलग मार्केट। सो दिस NAND इशू विल ओनली बी फिक्स्ड। अभी मसला शुरू से सैमसंग ने खुद भी बता दिया था, Xiaomi ने भी बता दिया था, क्यों हो रहा है कि AI से NAND से फोकस हटा के AI पे जा रहे हैं सारे। तो अगर NAND पे जब तक फोकस वापस नहीं आता, जब तक सप्लाई नहीं बढ़ती, जब तक ट्रांसेंड जैसे मेकर्स को नहीं मिलती हैं अपने स्टॉक्स, उस वक्त तक प्राइस नहीं ठीक होंगी। सो वेरी दैट्स सैड। एक अच्छी सी खबर भी दे देता हूँ थोड़ी। दैट्स बैड। मुझे वैसे आज काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन एक अच्छी खबर देता हूँ। इंटेल के प्रोसेसर जिस बंदे ने लिए ना पिछले साल में, मौज मारे। वो कैसे? कौन से एरो लेक बेस्ड जितने भी CPUs आए हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस 9% बेहतर हो चुकी है ओवर दिस पास्ट ईयर। आम भाषा में आवाम को समझाएं। बहुत आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कह रहे हैं कि स्टॉक ले लो और वो बहुत ऊपर चला गया। नहीं, बड़े जिन्होंने लिए हुए थे, हाँ, बैठे कुछ किए बगैर। कोर अल्ट्रा 200 समथिंग कोई प्रोसेसर था, ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस 9-10% बेहतर हो चुकी है। एंड बैठे कोई रीजन बताया क्या, किस तरह हो? सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स। अच्छा, इंटेल को जब इतना क्या गया, AMD ने उनके साथ इतना बुरा किया कि AMD ने उनके साथ इतना बुरा किया कि वो अच्छा करना शुरू हो गया कंज्यूमर के साथ। 9% परफॉर्मेंस इन व्हाट एग्जैक्टली? गेमिंग, सॉफ्टवेयर, हर चीज पे सेम अप्लाई नहीं होता। नहीं, परफॉर्मेंस बूस्ट जो एक बेंचमार्क यार 9% ओवरऑल होता है ना। कभी-कभी होता है गेमिंग में ज्यादा शो होता है। ऑन एवरेज अंडर लिनक्स देन इट डिड एट लॉन्च अक्रॉस, मतलब एवरेज बेंचमार्क्स सारे मिला के ये मैं पूछ रहा था, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक बेंचमार्क्स होते हैं ना, गेमिंग के अलग, वीडियो एडिटिंग के अलग, वो 3D के अलग, वो पूछ रहा था मैं। अभी खत्म नहीं हुई बात, और पहले से 15% कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर एफिशिएंट जी। ये चेंजेस इंटेल पूरी एक जनरेशन के बाद देता था। अब तुम ये चाह रहे हो कि हम AMD का उठाए ना? देखे ना, जब किसी कंपनी को सख्ती आती है ना, फिर वो कंज्यूमर का सोचते हैं, फिर वो अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। तो इसमें ये बात स्पेसिफिक क्यों हो रही है कि जिसने पहले लिए हुए थे उनका मसला होगा, जो नए लेने उनका क्यों नहीं अच्छा होगा? उनको तो डायरेक्ट यही वाला मिलेगा ना, अच्छा वाला। अच्छा। कहने का मतलब ये कि उसका फर्मवेयर वगैरह अपडेट करते हैं, ड्राइवर्स अपडेट होते हैं, और उसके बाद वो चीज़ बेहतर हो जाती है। अच्छा, आदिल एसेंशियली ये कहना चाह रहा है कि जब डंडा पड़ता है तो उई भी निकलती है। लेकिन ये है कि चलो, ये एक अच्छी न्यूज़ दी है आपने, अच्छी न्यूज़ है। उसके अलावा एक सा रैप नहीं, एक और मेरा माइक्रोसॉफ्ट की भी सख्ती आई। ठीक है, वो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 11 का एक्सप्लोरर इतना स्लो है, उन्होंने तेज करने के लिए उसको पता क्या किया? सिग्नल बूस्टर लगा दिए। नहीं, और स्लो कर दिए। कैसे? उन्होंने उसमें प्री लोडिंग डाली है कि वो पहले से आपकी रैम में बैठा होगा, आपकी रैम खा रहा होगा।
तालियां, आपने नहीं भी खोला तब भी तालियां। You know what the problem is? Preloading is only good if you have a lot of memory. मतलब 32 GB 16 GB लगाई भी ना, वो लोग क्या करेंगे जो 8 GB वाले मेरे जैसे, वो मजीद रैम खा रहा है मतलब कुछ तो सोचो असल और फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे जी बड़ा तेजी से खुल रहा है, नहीं खुल रहा। विंडोज 10 से कंपेयर करो, प्री लोडेड, विंडोज 10 में प्री लोडेड नहीं था, विंडोज 11 में प्री लोडेड है, दोनों में इकट्ठा क्लिक करो, विंडोज 10 वाला फिर भी पहले खोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा वो तो आपके ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी लैग करेगा। भाई अभी मेरी सिचुएशन है, इवन विंडोज 10 पे मेरे 8 GB वाले लैपटॉप पे, वर्क वाला लैपटॉप जो है, आई नो इट्स ओल्ड नाउ, बट अभी होता है क्रोम खोला हुआ है, स्पॉटिफाई, व्हाट्सएप, ब्राउज़र, ये सारी चीज़ें, 88% रैम गई हुई है, 88%। तो अब फाइल एक्सप्लोरर बीच में घुस जाएगा तो मैं क्या चलाऊँगा, ये मसला है। अभी तुम लोगों के लैपटॉप विंडोज 11 की रैम यूजेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये एक्सप्लोरर मतलब आप अपनी इंप्रूवमेंट्स तो करो ना। एक एक्स, मैंने शायद पहले भी बात की थी, एक्स माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर ने कहा है आप एआई वाली इंप्रूवमेंट छोड़ दो, आप मेहरबानी करो, आप जो अपना बेसिक ओएस है ना वो ठीक कर दो। लेट्स डू अ टेस्ट राइट नाउ। तला विंडोज 11 है ना इस पे? नहीं 10 है? 10 ना, सॉरी क्या क्या खोला? मैं नहीं करता यार विंडोज। नहीं, क्या क्या खोला हुआ है तुमने? किसी ने हैक करना है तो कर ले। नहीं, बैकग्राउंड एप्स अभी टेस्ट करने के लिए पूछ रहा हूँ। बैकग्राउंड एप्स क्या खुली हुई? मैंने ओपरा खुला हुआ है जिस पे 15 से 20 टैब्स खुले हुए मैंने। और क्या है? और एक है इसके अलावा मैंने एक क्रोम खोला हुआ है जिस पे 2 चैनल्स खुले हुए हैं अपलोडिंग के लिए, 10 टैब्स उस पे हैं। एक और क्रोम खोला हुआ है, 3 क्रोम्स खोले हुए हैं, वर्ड खोला हुआ है और शायद मैं कैपकट भी। यहाँ पे मैं सबको पहले गाइड कर दूं, क्रोम ना यूज करें भाईजान। क्रोम इज अ बैटरी हॉग। मुझे पसंद है क्रोम इज अ मेमोरी हॉग। सॉरी यार, मुझे पसंद है। मैं ओपरा पे सिर्फ एक कुछ क्या पसंद है आपको उसका? सिंक। हाँ, क्रोम जैसे बिल्कुल ब्राउजर है और मौजूद है, बिल्कुल क्रोम जैसे। अच्छा चलो, मैं व्यूअर्स को अभी दिखा तो नहीं, चलो मैं तुमसे पूछना, ब्राउजर एक्सपर्ट जब आपको कोई बात बताए ना, आपने चुप करके मान जाना। आई कैन बेट ऑन इट कि ही इज अ ब्राउजर एक्सपर्ट। और ये देखो यार, अब मेरे पास 15 चैनल्स हैं और उनके 15 के अलग-अलग क्रोम्स हैं। ये मैं पूछना, ये तो अकाउंट्स है ना, हाँ, दिस इज समथिंग एल्स। हाँ, मैं जो पूछना चाहता था कि अभी तुम्हारी रैम यूजेज कितनी है, अभी चेक करो। हाँ, दबाएं कंट्रोल और डिलीट। अभी इस लैपटॉप में है कितनी? 16 GB। अच्छा, सो टास्क मैनेजर, परफॉर्मेंस, मेमोरी मेरी यूज हो रही है 78%। यही अगर आप विंडोज 11 पे होते ना तो आपके 2 क्रोम ब्राउजर पहले ही 90% में पहुंच चुके होते। 90% से ऊपर भाई। सुनो इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा हैवी यूजेज क्रोम पे आ रही, गूगल क्रोम पे। सुन लेना आदिल की बात आप। सुन लेना आदिल की बात आप। और आपको पता है ये क्रोम के एक, ये चेक करो, तुम मुझे बातें कह रहे हो, ओपरा पे जस्ट 48 खुले हुए हैं, इसमें क्या है? लेकिन उसको 50, उसको देख रहे हो डबल खुल ओपरा से चल 6 टाइम ज्यादा प्रोसेसेस हैं ओपरा में। 6 टाइम ज्यादा, हाँ, मतलब 6 टाइम ज्यादा उस पे टैब्स चल रहे हैं, फिर भी रैम कम है और रैम कंजम्पशन 2.5x ज्यादा है। तुम्हें खुद ही जवाब मिल गया। अच्छा, तुम्हें एक बात बताओ, मेमोरी सेवर ऑन किया हुआ है क्रोम में? आप एज यूज कर लो। एज इज अ वेरी डिसेंट ब्राउज़र। we can do It's a decent browser। इस पे एक पॉडकास्ट होनी चाहिए। हम अगली पॉडकास्ट पे बताएंगे लोगों को कि मेमोरी सेवर से कितना फर्क पड़ता है। हाँ, मेमोरी सेवर लगा के आना कल, इतने ही टैब खोलना, फिर व्यूअर्स को बताएंगे कितना रैम में फर्क है। आज देख लिया ना मेरी टैब्स ये वाली, ठीक है, डन है। ये मेरे रोज इससे ज्यादा ही खुली होती है, कम नहीं खुली होती। चलो ठीक, इट्स अ रैप। ओके, इट्स अ रैप। अल्लाह हाफिज़। चलो भाई।